नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के स्टूडियो में। आज हम इतिहास को जानने के स्रोतों के विषय में चर्चा करेंगे। इतिहास को जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत। पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोतों में अभिलेखों का विशेष महत्व है। अभिलेख जो किसी ठोस वस्तु पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, जैसे वो किसी पत्थर पे, धातु पे, लकड़ी पे या कागज़ पे उत्कीर्ण किए जाते हैं, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। जो लेख शिलाओं पर, गुफाओं की चट्टानों पर या पत्थरों पर लिखे जाते हैं, उन्हें हम शिलालेख कहते हैं। राजस्थान शिलालेखों की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध रहा है। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं, लिपियों में शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो विभिन्न कालों के विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। राजस्थान में स्थानीय भाषा, राजस्थानी भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, अरबी, फारसी शिलालेखों को हम कई स्थलों पर खुदे देखते हैं, जिनमें मंदिर, मस्जिद, दुर्ग, महल आदि प्रमुख हैं। ये शिलालेख न केवल हमें धार्मिक विषयों के बारे में जानकारी देते हैं, बल्कि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक विषय के संबंध में भी जानकारी देते हैं। मध्यकाल के इतिहास को जानने में राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों का विशेष योगदान रहा है। इसमें अरबी और फारसी शिलालेख महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमने पीएचडी अरबी और फारसी शिलालेखों में ही की है और इन शिलालेखों को हमने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में खोजा है, वहाँ पर भ्रमण किया है और वहाँ पर शिलालेखों की स्थिति को भी देखा है। हमने मस्जिदों, मज़ारों, महलों, दुर्गों, यहाँ तक कि बावड़ियों और कुओं का भी भ्रमण किया है, जहाँ पर हमें अरबी फारसी भाषा में लिखे शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मध्यकाल में जहाँ राजस्थान विभिन्न मुस्लिम आक्रमणकारियों का साक्षी रहा है, यहाँ पर मुस्लिम सत्ता भी स्थापित रही है, तो ये एक सामान्य सी बात है कि यहाँ के शासकों ने अपनी जनभाषा या अपनी मातृभाषा में कई शिलालेख उत्कीर्ण करवाए। चूँकि उस समय फारसी भाषा राजकीय भाषा थी, तो विभिन्न आदेश या कोई स्थान जिसका निर्माण किया, वो निर्माणकर्ता ने फारसी या अरबी भाषा में शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाया। अरबी भाषा में शिलालेख जो है मुख्यतः धार्मिक स्थलों पे प्राप्त होते हैं, जहाँ पर शिलालेखों का प्रारंभ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है और वहाँ पर कुरान की आयतें, पैगंबर साहब के उपदेश और जिस संत की वे दरगाह या मज़ारें हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि उस समय धार्मिक स्थिति क्या रही होगी, इस्लाम धर्म का प्रचार किस रूप में हुआ था, इस सब के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हमने कई ऐसे शिलालेख भी पाए हैं जो मुस्लिम महिलाओं द्वारा उत्कीर्ण करवाए हैं। यहाँ तक कि तानसेन के पुत्र गोपाल द्वारा उत्कीर्ण शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कई ऐसी महिलाओं द्वारा उत्कीर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो सार्वजनिक उपयोग के भवनों पर उत्कीर्ण हैं। उनका निर्माण स्वयं उन्होंने ही करवाया था, तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल में महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी। हमने नागौर, जालोर, सिरहोई, जैसलमेर, बाड़मेर कई स्थानों का भ्रमण किया और वहाँ के विभिन्न स्थानों से शिलालेखों को देखा, उसके चित्र लिए और उसका अरबी फारसी अनुवाद जो था उसको हिंदी में किया। ये शिलालेख हमें तत्कालीन जल संरक्षण विधियों, शासकों की पदवियों और हमें उस शासक के पदनाम और पदवियों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यहाँ पे कई शिलालेख तो ऐसे प्राप्त हुए हैं जो मुस्लिम मस्जिदों, दरगाहों आदि पर उत्कीर्ण हैं और उनका निर्माणकर्ता कोई और नहीं, गैर मुस्लिम शासक हैं या उनके द्वारा दान की हुई जो है भूमि पर वो निर्मित है। जोधपुर में एक मीनारी मस्जिद है जहाँ पर शिलालेख प्राप्त हुआ है।
वहाँ पर इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि वहाँ पर 6 दुकानों का निर्माण करवाया गया। उस दुकानों का निर्माण इसलिए करवाया गया ताकि मस्जिद का रखरखाव किया जा सके। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि मस्जिदों का निर्माण करने के बाद उनका रखरखाव कैसे होगा, इस विषय में भी उन्होंने सोचा और वहाँ पर जो है दुकानों का निर्माण करवाया और उनको रेंट पे दिया ताकि उसकी आय से उसका रखरखाव हो सके। हमने अजमेर की भी विभिन्न दरगाहों, मस्जिदों और महलों का अवलोकन किया है और वहाँ पर भी हमें काफ़ी बड़ी संख्या में शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 2.5 दिन के झोपड़े का भी अवलोकन करने गए थे। वहाँ पर कई अरबी फारसी शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उस 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया, वहाँ का संरक्षण किसने किया। इसके अलावा अजमेर दरगाह में भी कई अरबी फारसी शिलालेख हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक अकबरी मस्जिद है जहाँ पर तानसेन की पुत्री द्वारा उसका निर्माण करवाने का उल्लेख मिलता है। वहाँ पर एक हाथी है का बाजार क्षेत्र में एक हाथी है, उस पर भी अरबी फारसी शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जयपुर क्षेत्र की सांभर से भी हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें ये उल्लेखित है कि वहाँ पर जो एक बावड़ी का निर्माण करवाया गया। उस बावड़ी का निर्माण करवाने में जो खर्च आने वाला था वो सांभर झील से जो नमक बनता है उसके जो है राजस्व से कुछ राजस्व लिया जाए और उस बावड़ी का निर्माण किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्थान के विभिन्न भागों में मध्यकाल के दौरान कई अरबी फारसी शिलालेख प्राप्त हुए जो उस काल के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। अब इनका महत्व इस रूप में हम देख सकते हैं कि ये जो अरबी फारसी शिलालेख हैं वे उस काल के इतिहास के विषय में अधिक पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि शिलालेख ऐसे मानव के हस्ताक्षर हैं जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हम ये जानते हैं कि हमारा जितना भी राजस्थान का इतिहास लिखा गया है वह साहित्यिक आधार पर लिखा गया है। जितने भी साहित्यिक स्रोत थे उस आधार पर लिखा गया, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग बहुत ही सीमित रूप से उसका उपयोग किया गया है। साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करने में कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, लेकिन जो शिलालेख हैं उनमें अंकित जितनी भी जानकारियां हैं वे साक्ष्य के रूप में अधिक ग्राहक होती हैं। आशा है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। डॉक्टर शमा, शुक्रिया।